पी टी आई के हाथ से बल्ला और बैरिस्टर गौहर के हाथ से पार्टी सरबराही गई। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का हुक्म इम्तना खत्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को पी टी आई से बल्ले का निशान वापस लिया था। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि हमें 13 जनवरी से पहले फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन किसी जमात को फहरिस्त से नहीं निकाल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार इदारा करार दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाया और इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल कर दिया। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब, माहिर कानून, उसके साथ साथ हमारे साथ होंगे बानी रुकन पी टी आई अकबर एस बाबर साहब और माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं आगाज़ करूँगा कमर दिलशाद साहब आपसे। सर, ये बताएगा कि अब ये फैसला जो दे दिया गया है, इसके बाद की सूरत हाल आप कैसे देखते हैं? अब इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मामला जो है वो है 9 जनवरी। 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है, जो कि सिंगल बेंच सिफारिश डिवीजन बेंच बना था। अब असली जो जंग लड़ी जाएगी बैठ के इंतखाबी निशान पर वो है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी अपनी पूरी तैयारी के साथ पेश होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल होगा, एडवोकेट जनरल पेश होगा और इसके साथ साथ सईद अली जफर होंगे तहरीक इंसाफ की तरफ से और अली खान भी होंगे। तो ये सारा मामला अब 9 जनवरी को अदालत में पेश हो रहा है। वो बहुत ही ठीक है। बानी रुकन पी टी आई अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ हैं। तो अकबर एस बाबर साहब, एक मरतबा फिर आपके मौक़िफ़ की जीत हुई है। देखिए, ज़ाहिर है ये मामला यहाँ रुकेगा तो नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और शायद इसका आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करे। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और शफाफ कौमी इलेक्शंस ये लाजिम व मंजूम है। क़यादत उन्होंने संभाली हुई है जिनका पीटीआई से कोई दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये है कि ये एक क्लब है, यहाँ पे बैठ के बंद कमरों के अंदर कंप्यूटर पर बैठ के कागजी कार्रवाई की जाती है और इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करने की कोशिश की जाती है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए। और जो वर्कर है उसका जो बुनियादी हक है, यानी क्या, मैं सवाल करता हूँ कि क्या हमारे पार्टी और जमातों के जो वर्कर्स हैं उनका सिर्फ यही काम है कि वो सड़कों पे डंडे खाएं, जेलों में जाएं, कुर्बानियां दें ताकि चंद लोग इक़्तिदार में आ सकें, ताकि वो सीढ़ी बने इक़्तिदार की, चंद लोगों की, चंद खानदानों की। ठीक। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपकी क्या राय है आज के इस फैसले पर? और अब सारी बात जो है वो असल फैसला को 9 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई का है वो और साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, और सेक्रेटरी जनरल अभी भी असद उमर चले आ रहे हैं। तो जब ये तो उसका पीटीआई के पास कोई जवाब नहीं, तो फिर एक ही ऑप्शन था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहे कि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 2019 का हमें जमा करवाया, उसके मुताबिक नहीं है। मेरे लिए ये है कि मैं ये समझता हूँ एज ए लॉ स्टूडेंट के तौर पर कि बहुत बड़ा पोलिटिकल स्ट्रेटजी का या लीगल स्ट्रेटजी का पीटीआई की तरफ लैप्सेस आए हैं कि 2019 से मामला जो है इन पार्टी इलेक्शन का चल रहा है और आप किसी नतीजे पे उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं की। ठीक है। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, अकबर एस बाबर साहब और कमर दिलशाद साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई से बल्ला वापस लेना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ का कल ही सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आज़ाद लड़ेगा। कोई भी जीते शिकस्त जमहूरियत की होगी। करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे वेकेट कर दिया है और जो ऑर्डर किया था हमारा बल्ले की बहाली का वो वापस लिया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन है इलेक्शन कमीशन के बायस होने पे कि पीटीआई से बल्ला लेना लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आप इस मुल्क के 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट, तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की, हॉर्स ट्रेडिंग की, जिसके बारहा मजम्मत की गई है कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ऑब्वियसली पेन इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है।
देखो इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे, सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी, उसमें सिस्टम का हार होगा, हुर्रियत की हार होगी। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करे, बात खत्म। हर कोई यहाँ आकर सियासी बयान देना शुरू कर देता है। ये अखाड़ा नहीं, अदालत है। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। पीटीआई इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई शिकायत की नकल न दे सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ही तैनात किया, हमने नहीं। 2013 में भी इल्जामात लगाए, तब भी वक्त ज़ाया किया गया। बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात अडियाला जेल में हुई। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी टीम ने समात की। आइंदा समात 16 जनवरी को होगी। गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया गया। और नून लीग के मुखालिफ ट्विटर पर इलेक्शन लड़ेंगे, रियासत के बगैर सियासत मुमकिन नहीं। ख्वाजा साद रफ़ी का NA 122 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम 28 मई वाले और तुम 9 मई वाले हो। आप सब अच्छे से आगाह हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला आम इंतखाबात का इनकाद हो रहा है। कोई ठीक कहेगा, कोई गलत कहेगा, मगर हम इस बात पे पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि सियासत रियासत के बगैर मुमकिन नहीं है और रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान करनी पड़ती है या जान कुर्बान करनी पड़ती है, उससे दरेक नहीं किया जा सकता। अब हमने नहीं आपको कहा था कि आप 9 मई करें। नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम तो 28 मई वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत साफ हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए। इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि अगर अल्लाह ताला ने करम किया और मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत भी मिली, तो हमें जरूरत पड़ी या ना पड़ी, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देंगे कि आओ हुकूमत का हिस्सा बनो। जो भी पार्लियामेंट में पार्टी आएगी, वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हमारी मुखालिफ हो, मुकालमा करेंगे, रास्ता बनाएंगे, मिसाके मईशत करेंगे, मिसाके जमहूरियत को बढ़ाएंगे। और पंजाब में मोहसिन स्पीड की बड़ी कामयाबियां। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की स्मार्ट वर्किंग ने मुख्तलिफ शहरों में जारी मंसूबों में अरबों रुपए की बचत करा दी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स 100 अरब में बनने थे, हम 14 अरब में बना रहे हैं। 86 अरब रुपए बचाए गए। वज़ीर आला ऑफिस में पाकिस्तान पुलिस अकेडमी के 34 ज़ेर तरबियत ASPs ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने ज़ेर तरबियत ASPs से खिताब करते हुए कहा कि पुराने पुलिसिंग सिस्टम को ख़त्म करके नए दौर के अतवार को अपनाना चाहिए। शहरियों से अच्छा सलूक और बेहतर पुलिसिंग अच्छे पुलिस अफसर की पहचान है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में जराइम की शरह में 30% कमी आई। 97% शहरियों ने पुलिस कारकर्दगी पर इत्मीनान जाहिर किया। 11 माह में रिकॉर्ड 20,000 से ज़ायद पुलिस अफसरों और मुलाजमीन को तरक्कियाँ दी। दीगर महकमों में 40,000 से ज़ायद मुलाजमीन को प्रमोट किया गया। मजीद कहा, लोग 20 साल से बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ चला रहे हैं। चंद माह में 1 करोड़ 15 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं। इंतज़ार ना ताख़ीर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के स्पीडी इक़दामात से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान और बरक़रफ्तार हो गया। पंजाब भर में मुख्तसर अरसे में शहरियों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा किया। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने वाले शहरियों से मुलाकात की, ऑनलाइन टेस्ट का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने शहरियों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अमल और वक्त के बारे में पूछा। शहरियों ने पुलिस खिदमत मरकज़ में ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम को सराहा। शहरियों ने खिदमत मरकज़ में मौजूद अमले के रवैये और काम की भी तारीफ की। वज़ीर आला ने पुलिस खिदमत मरकज़ में टूटी हुई टाइल्स की जगह फौरी नई टाइल्स लगाने का हुक्म दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर में जारी है। आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो का नाम पेश किया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बिलावल भुट्टो का नाम वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर मंजूर कर लिया गया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हसन अली से।
حسن آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن میں جاری ہے، اور اجلاس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے آصف علی زرداری کی جانب سے جو ہے بلاول بھٹو زرداری کا نام آئندہ کے انتخابات میں بطور وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری کا نام جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ تمام جو ممبران ہیں ان کی جانب سے متفقہ طور پر بلاول بھٹو زرداری کا نام جو ہے منظور کیا گیا، اور آج کے اجلاس میں خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری کی حلقہ NA 127 سے جو انتخابی مہم ہے اس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اہم امور ہیں پارٹی کے ان پر بھی آج کے اجلاس میں جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو پنجاب اور لاہور کے امیدوار ہیں جن کو ٹکٹ جو ہے وہ دی جائیں گی ان کے ناموں پر بھی جو مشاورت ہے آج کے اجلاس میں کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حسن۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کا 8واں اجلاس ہوا۔ آرمی چیف، وفاقی کابینہ، صوبائی وزراء اعلیٰ اور اعلیٰ سطح کے سرکاری حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ مختلف وفاقی وزارتوں نے شرکاء کو کلیدی شعبوں میں منصوبوں پر پیش رفت اور متوقع سرمایہ کاری کی بروقت تکمیل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ کمیٹی نے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ دو طرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات اور کویت کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں اور فریم ورک معاہدوں پر دستخط سمیت دوست ممالک کے ساتھ معاشی روابط میں اضافے کو سراہا۔ کمیٹی نے ڈومیسٹک ڈسپیوٹ ریزولیوشن کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے سمیت سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے مختلف پالیسی سازی کی منظوری دی۔ حکومت لکھ کر دے، مزید کسی کو غیر قانونی لاپتہ نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کیس میں لاپتہ افراد کمیشن سے تمام مقدمات کی تفصیلات مانگ لیں۔ آمنہ مسعود جنجوعہ کی درخواست پر وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے جواب طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 18 سال گزر گئے، سچائی جاننا آمنہ مسعود جنجوعہ کا حق ہے، اس کیس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ درخواست گزاروں نے کمیشن پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ کراچی کے لیے بجلی مزید مہنگی کر دی گئی، نیپرا نے ٹیرف ₹2.87 فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی۔ کراچی کے لیے بجلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ اور ₹2 یونٹ والی بجلی ₹50 میں دی جا رہی ہے۔ پاکستان کو جدید اور کرپشن فری بنائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا NA 126 لاہور میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا خواتین کو مفت تعلیم ملے گی، بچیوں کو تعلیم نہ دلوانے والا گرفتار ہوگا۔ جو بجلی ₹2 فی یونٹ بنتی ہے، آج آپ کو ₹50 ایک جدید اور اسلامی پاکستان آپ کو دیں گے، ایک کرپشن فری پاکستان آپ کو دیں گے۔ روزگار بھی ہوگا، کاروبار بھی ہوگا، انصاف کا نظام بھی ہوگا۔ ہم آپ کے لیے علیحدہ میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں گے، ہم آپ کے لیے علیحدہ ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے، ہم بچیوں کے لیے تعلیم کو مفت بنائیں گے، اور پھر جو والدین بچوں کو نہیں پڑھا سکے وہ جیل جائیں گے، اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنا یہ خواتین کا حق ہے۔ ہر بے روزگار نوجوان کو ہم روزگار دیں گے، اور جب تک نوجوان کو روزگار نہ ملے اس وقت تک ہم بے روزگاری کے الاؤنس دیں گے۔